हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी रेलवे की जो एनटीपीसी की सीरीज रहने वाली है उसमें हम 2025 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। एंड ये पीवाईक्यूज इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और आपको एक आइडिया मिलेगा। एंड मोर ओवर आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीवाईक्यूज हैं ये। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज The term भुक्ति in post Gupta period refer to कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो टर्म था भुक्ति वो किस चीज को रेफर करता था? रेफर करता था प्रोविंसेस को, टैक्स को, ऑफिसर्स को या फिर किंग को। तो जो ये वर्ड भुक्ति था ये रेफर करता था प्रोविंसेस को। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब जो आज के टाइम पे हमारी स्टेट्स हैं। ठीक है, जो स्टेट्स होती है उनको बोलते थे प्रोविंसेस। अब देखो, जो ये भुक्तीज होती थी इनको गवर्न कौन करते थे? उपारिका। ठीक है, इनको गवर्न करते थे उपारिका और इनको अपॉइंट कौन करते थे? किंग ही करते थे। जो भुक्तीज हैं उनको बोलते थे प्रोविंसेस, लिखा हुआ ठीक है, गवर्न बाय उपारिका। फिर इसके बाद आते थे विषयास। विषयास मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे अब यहाँ हमारी स्टेट्स होती हैं फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वैसे ही भुक्ति बोला जाता था प्रोविंसेस को। एंड देन होते थे विषयास जिनको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट्स, और इनको गवर्न करते थे विषयपतिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि भुक्ति बोलते थे प्रोविंसेस को एंड विषयास बोलते थे डिस्ट्रिक्ट्स को, और इनको गवर्न करते थे विषयपतिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन रेफर टू विच पार्थियन रूलर। कि जो ये तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन है ये कौन से पार्थियन रूलर की इंस्क्रिप्शन के बारे में बताता है हमें, और कौन से रूलर की इंस्क्रिप्शन है? तो ये इंस्क्रिप्शन है गोंडो फर्नेंस की। तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन क्या है? ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कौन सी सेंचुरी का? मतलब एक तरीके से बुद्धिस्ट साइट है। कौन सी सेंचुरी का? फर्स्ट सेंचुरी का। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लोकेटेड कहाँ पे है ये इस वक्त? अभी ये है पाकिस्तान में। और गोंडो फर्नांस वाज द फाउंडर ऑफ इंडो पार्थियन किंगडम। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो जो तख्ते बाही इंस्क्रिप्शन है वो किसको रेफर करती है, कौन से पार्थियन रूलर को करती है? तो ये है गोंडो फर्नांस को। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी was added by 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? तो ये हुआ था आर्टिकल 43B। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसकी बात करता है? 43B, जिससे हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये करता है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी फंक्शनिंग के बारे में, उनकी फॉर्मेशन के बारे में और उनके मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आए, ठीक है, तब सिर्फ कोऑपरेटिव बॉडीज की ही बात आती है। और इसके रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल है? 43B। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर प्रमोटिंग इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस थ्रू लेजिस्लेशन। यानी किसने लेजिस्लेशन के थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करा और एक तरीके से सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम करा? ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, पंडिता रामाबाई या फिर एनी बेसेंट। तो ये काम करा था इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना, और जितनी भी ये इविल प्रैक्टिसेस है इनको खत्म करना, लाइक सती को बैन करवाना। तो ये सारे काम किसने करे थे? राजा राम मोहन रॉय जी ने करवाए थे। ठीक है, इनको फाउंडर बोला जाता है, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज 1828 में। इन्होंने काफ़ी जर्नल्स पब्लिश करे, जैसे एक था संबद कामुदी, संबद कामुदी और एक मिरातुल अखबार। इनके दो फेमस नॉवल थे, सॉरी, इनके दो फेमस जर्नल थे, संबद कामुदी एंड मिरातुल अखबार। और उन्होंने सती को बैन करवाया, जिससे आया सती रेगुलेशन एक्ट इन 1929 में, जिसने बैन करा किसको? प्रैक्टिस ऑफ सती को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ संगम एंथोलॉजीज, जिसमें पुरुनूर, पट्टीरुपट्टू एंड लाइक पट्टीरुपट्टू फ्रॉम द इट्टूकोलाई कलेक्शन। यानी ये जो टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, पुरुनुपुरूर, पट्टीपुरुट एंड द इट्टूकोटई, इनका मतलब क्या है? ठीक है, जो संगम लिटरेचर्स हैं उनमें इनका मतलब क्या दिया हुआ? लव एंड इमोशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड लैंडस्केप, हीरोइंस एंड द प्रेजेस ऑफ किंगडम एंड देयर डीड्स, या फिर स्पिरिचुअल और रिलीजियस थीम्स के बारे में दिया हुआ। तो इसका मतलब है
हीरोइज्म एंड द प्रेजेस ऑफ किंग एंड देयर डीड्स, ठीक है, यानी राजा का कैसे एकदम हीरो जैसा होना और उसकी प्रेजेस करना और उसके जो भी अच्छे काम हैं, डीड्स है, गुड डीड्स हैं, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ओनली फॉर विच स्पेसिफिक पर्पस, कौन से स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखो हमें सबको पता है कि आर्टिकल 32 क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। फंडामेंटल राइट्स का क्या है, गारंटर है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो 32 किसके बारे में बताता है, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। ये अभी के लिए भी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता है कि अभी हमारी जो कोस्ट लाइन है वो अपडेट हुई है। पहले कोस्ट लाइन क्या थी, 7516.6 किलोमीटर, जो कि अभी रिवाइज होके कितनी हो गई है, रफली याद रखो कि 7500 हमारी पहले टोटल कोस्ट लाइन थी, अभी कितनी होगी किलोमीटर उसमें, अभी होगी 11,000 कोस्ट लाइन, जिसको बोलते हैं 11,098, ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है, जो कि लगभग 48% इंक्रीज हुआ है। क्योंकि देखो पहले क्या था, जो प्रिसाइज नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे मतलब जो गैप्स है कोस्ट लाइन में या फिर जहाँ कहीं पे अगर कोई कर्व आ रहा है तो उसको अच्छे से मेजर नहीं किया गया, लेकिन अभी जब उसका मेजर किया गया तो टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर। आप रफली याद रखो कि 11,098 किलोमीटर रफली हमारे क्या अभी कोस्ट लाइन है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु की एंड थर्ड आंध्रा में। ऐसे याद रखो, जीटी रोड होता है, आप जीटी रोड पे जा रहे हो, आप ये मान लो कि कोस्ट लाइन पे जीटी रोड बना दिया है, तो दो तो आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे याद रखो कि कोस्ट लाइन है हमारी और उस पे भी जीटी रोड बना दिया है, तो जी से गुजरात, टी से तमिलनाडु एंड लास्ट हमारे पास आंध्रा, ठीक है। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेट के पास कोस्ट लाइन नहीं है। राजस्थान के पास नहीं है, उड़ीसा के पास नहीं है, आंध्रा के पास नहीं है या फिर गुजरात के पास। ऑब्वियसली हमें पता है कि उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात ये तीनों ही काफ़ी लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं, गुजरात तो है ही, तो नहीं है जिसके पास वो है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पाइका रिबेलियन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यानी पूछ रहा है कि पाइका रिबेलियन कौन से साल में हुआ, ठीक है। और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए भी मांगा गया था कि सबसे पहले ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको घोषित किया, और ये कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था पाइका रिबेलियन, ठीक है। इसको कब हुआ था ये रिबेलियन, बेसिकली ये हुआ था 1817 में, यानी 1857 की रिवॉल्ट से भी पहले हुआ था, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो इसीलिए मांग है कि इसको बोला जाए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये कहाँ पे होता, पाइका रिबेलियन उड़ीसा में होता 1817 में। इसको लीड किसने किया था, इसको किया था बख्शी जगबंधु विद्याधराय और बख्शी जगबंधु, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन साउथ इंडियन टेम्पल्स आर्किटेक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेप्ड और पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द सेंक्टोरम, यानी मंदिरों के ऊपर लाइक ऐसे मंदिर होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है, इस चीज को, तो इस चीज को बोलते हैं विमान। ये है साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, विमान बुलाया जाता है उसको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, यानी इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। देखो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें एक कोई प्रोडक्ट है और जब नया प्रोडक्ट बने, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बने, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, देखो जैसे पेपर को अगर कट कर रहे हैं तो क्या हो गया, पेपर इतना बड़ा छोटा छोटा ही हो रहा है, तो केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, वो फिर से बन जाएगा, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं, तो क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, क्योंकि अगर एक बार लकड़ी जल गई तो उसका क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, और ऐश को थोड़ी ना दोबारा से मतलब लकड़ी बनाया जा सकता। यानी केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which of the following best describe the key difference between the Supreme Court original jurisdiction in federal dispute article 131 with respect to writs jurisdiction 32, कि जो
सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो, और जो उसका रिट्स जुरिडिक्शन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आंसर यही है कि जो उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव इन नेचर है, बिकॉज ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। वेल जो रिट्स की जुरिडिक्शन है वो क्या है, इन कंकरेंस विद हाई कोर्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जो कि एक्सक्लूसिव इन नेचर है। जो रिट्स की जुरिडिक्शन है वो क्या है, कंकरेंट विद हाई कोर्ट, बिकॉज हमारे हाई कोर्ट्स भी रिट्स को इश्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो, which type of the subordinate courts primarily handle dispute related to property ownership and contractual agreements। कौन से कोर्ट्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैटर्स, हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग, तो ये करते हैं हमारे सिविल कोर्ट्स, ठीक है। फैमिली कोर्ट्स में हम लोग जैसे मैरिजेस, डाइवोर्स, ये सब देखते हैं। क्रिमिनल में ऑब्वियसली किसी का खून कर देना या बहुत कोई हिन्य मतलब बड़ा क्राइम करना, तो उन सब के बारे में। और ये जो आती है ये आती है हमारे अंडर सिविल कोर्ट्स। नेक्स्ट देखो, द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरेटेड अंडर विच ईयर टेलीकॉम पॉलिसी, यानी हमारा जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है वो कौन से ईयर में और कौन सी पॉलिसी के थ्रू लिबरलाइज किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था 2002 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, द साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस, यानी जो साबरमती नदी है ये कौन से स्थान से निकलती है, सतपुरा रेंज गुजरात से, अरावली हिल्स राजस्थान से, या वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र से, या फिर विंध्या रेंज एमपी से। तो साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अरावली हिल्स राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच रूलर रीगेन्ड हिज लॉस्ट किंगडम बाय 1555 आफ्टर डिफीटिंग शेर शाह सूरी और उसके सक्सेसर्स को बाय मेकिंग द एंड ऑफ द सेकेंड अफगान एम्पायर, यानी 1555 में कौन से रूलर ने अपना किंगडम रीगेन कर लिया था। हमें पता है कि 1555 में अगेन कौन आ गया था, हुमायूं, किसको हरा के, शेरशाह सूरी को, ठीक है। और शेरशाह सूरी के साथ इसकी 2 बैटल्स हुई थी, एक बैटल ऑफ 39 में हुई थी और एक बैटल ऑफ 40 में हुई थी, जिसमें दोनों में इसको हराया था। एक बैटल हुई थी कन्नौज की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस इज मोस्टली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कॉज सॉइल इरोजन। ये पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से फार्मिंग प्रैक्टिस है जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में परफॉर्म होती है और जिससे सॉइल इरोजन होता है। क्या वो मिक्स्ड फार्मिंग है, क्या वो टेरेस फार्मिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेचर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, या फिर डेयरी फार्मिंग है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में होती है शिफ्टिंग कल्टीवेचर एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि जो पीस ऑफ लैंड होता है उसमें क्या करते हैं लोग, पहले खेती करेंगे, वहाँ उसको क्लियर करेंगे उस पीस ऑफ लैंड को, एंड देन उसको वापस छोड़ देंगे, फिर वो नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, बार बार जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो कहीं ना कहीं वैनिश होती है, बिकॉज ये यहाँ से फिर मूव करेंगे एंड देन मतलब ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। ठीक है, तो इस कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, यानी काटो वहां पे जलाओ एंड देन उसको छोड़ दो, ठीक है। और इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। इससे क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन है, इससे सॉइल इरोजन होता है बिकॉज हम क्या करते हैं, जो ऊपर की वेजिटेशन होती है, ऊपर की जो भी हमारी टॉप सॉइल होती है उसको कहीं ना कहीं हटाते हैं, क्योंकि उसके बाद वहां पे कल्टीवेशन की जाती है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर रिवर ऑफ इंडस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु प्रणाली यानी इंडस सिस्टम की कौन सी प्रमुख नदी है, यानी इंडस की कौन सी रिवर है। देखो हमें पता है कि गोदावरी इंडस सिस्टम की पार्ट नहीं है, यमुना भी नहीं है, ये भी गंगा की है, कावेरी अलग एक रिवर है, तो रावी एक प्रोमिनेंट इंडस का रिवर सिस्टम है। और इसमें देखो कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती हैं जंस्कार, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और ये पांचों मिलके बनाती हैं पंजाब, जिससे मीन्स 5, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और द लास्ट 5 आर द मेजर पंजाब रिवर्स। अभी हाल फिलहाल में इंडस वाटर ट्रीटी भी काफी न्यूज में थी, जो कब हुई थी 1960 में,
जो कि किसके साथ, हमारी पाकिस्तान के साथ इन 5 रिवर्स के, जिसको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 5 के वाटर शेयरिंग को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में जो हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंस इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली बिकम ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लेता है, यानी हम अपनी सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, या दे मस्ट गेट द गवर्नमेंट अप्रूवल, या हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और या फिर हम डुअल सिटीजन बन जाएगी, और या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये होगा कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले रहे हो तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ठीक है, और हमारी जो सिटीजनशिप है वो 3 तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। एक तो है, यानी उसको रेनाउंसिएशन हो सकती है, यानी आप अपनी स्व इच्छा से किसी और देश की अगर नागरिकता ले रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, मतलब आप ऑटोमेटिकली सिटीजन नहीं रहोगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेनाउंसिएशन, अपनी स्व इच्छा से त्याग करना, टर्मिनेट करना, या आपकी सिटीजनशिप को खत्म किया जा रहा है, या आपको डिप्राइव किया जा रहा है। डिप्रीवेशन है मतलब आपने धोखे से ली है और अब आपको आपकी सिटीजनशिप वापस ली जा रही है, और ये सब है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑर्डर डिड मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा तो उसने किस बेसिस पे करा, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक रेडियस पे, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा तो उसने करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। याद रखो कि जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्या रहा, सबने एटॉमिक मास पे बात करी। ठीक है, बट जो हम अभी पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो बात करता है एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो मेंडलीव ने किस पे करा, मेंडलीव ने करा एटॉमिक मास पे। उसके बाद जब 1913 और 14 में हेनरी मॉजले आए, उन्होंने किस पे करा, एटॉमिक नंबर पे, जो कि अभी हम फॉलो करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है, ना कि एटॉमिक मासेस पे। ठीक है, बट मेंडलीव ने किस पे करा था, एटॉमिक मासेस पे। अब याद रखना कि हेनरी मॉजले ने किस पे करा था, एटॉमिक नंबर्स पे। ठीक है, कितने में, 1913-14 में। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार विच रिप्रेजेंट द लव एंड द क्वेरल ऑफ ए मैरिड कपल इज कॉल्ड, मतलब बिहार का वो कौन सा फोक डांस है जो एक विवाहित जोड़े के प्रेम और झगड़े, यानी लव एंड क्वेरल, झगड़े दोनों को दिखाता है, तो वो है सिंगी छाम, गौरमारिया, जाट जाटिन, या पाटा कुनीता। तो ये है जाट जाटिन, ये तो सिंपल है, जाट है, जटिन ही है उसकी, और दोनों में लव है, झगड़े हैं, मैरिड कपल है भाई, दोनों में झगड़े भी हो रहे हैं, प्यार भी हो रहे हैं। ठीक है, अदर फोक डांसेस कौन से हैं बिहार के, ये है विदेसिया, झिझिया, दुमकाच, कजरी, सोहार, पाइका एंड सोमा चकवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जाट जाटिन, विदेसिया, झिझिया, दोमकाच, कजरी, सोहर, पाइका एंड सोमा चकवा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच शेड्यूल अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ विलेज काउंसिल्स फॉर द ट्राइबल केसेस, यानी इसमें से कौन सा शेड्यूल है जो विलेजेस को ऑटोनॉमस काउंसिल्स स्टैब्लिश करने की पावर देता है। ऑटोनॉमस काउंसिल क्या होता है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, जैसे हमारे पास अभी करंटली 4 स्टेट्स हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिनके पास खुद की ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं। बिकॉज ये कौन से शेड्यूल में आते हैं हमारे में, शेड्यूल 10th में नहीं, शेड्यूल 10th बात करता है एंटी डिफेक्शन की। ठीक है, एंटी डिफेक्शन की बात करता है। 7th शेड्यूल नहीं, 7th शेड्यूल हमारे सेंटर की, स्टेट्स की और कंकरेंट लिस्ट्स की बात करता है। तो ये आता है हमारा 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में बेसिकली क्या है, ये चारों स्टेट्स आती हैं, जिसका आप ऐसे याद रखो, एटीएम विदाउट मनी, बिकॉज मणिपुर का भी एक आएगा ना कि आपको भाई मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूज हो, तो ऐसे याद रखो, एटीएम विदाउट मनी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो एटीएम विदाउट मनी। ठीक है, और ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये आते हैं 6th शेड्यूल में, जिसकी वजह से इनके पास क्या रहती है, ऑटोनॉमस विलेज काउंसिल्स रहती हैं। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर नॉट पार्ट ऑफ द संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन कब हुआ था,
ये हुआ है 1855 और 56 में, और इसको लीड किसने किया था? सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने किया था, ठीक है। और जो हमारी प्रेसिडेंट है वो भी संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। कब हुआ? 1855-56 में, बाय सिद्धू एंड कान्हू। और इनमें से और भी हैं जो संथाल रिबेलियन में थे, बट कौन इनका पार्ट नहीं थे? चांद थे, कान्हू थे, भैरव थे, तान्हा भगता नहीं थे। तो तान्हा भगता नहीं थे किसका पार्ट? संथाल रिबेलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट परसेंट ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन अंडर 106th अमेंडमेंट एक्ट, यानी इनमें से कौन से, यानी 106th अमेंडमेंट एक्ट में कितने परसेंट रिजर्वेशन रखी गई थी वुमेन्स के लिए, ठीक है, मतलब रखी गई है, तो वो है 33% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ मेजर कंस्ट्रेंट इन ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी ड्राई लैंड फार्मिंग जब करते हैं तब कौन सी बाधा आती है भाई, क्या दिक्कत आती है अगर ड्राई लैंड फार्मिंग होगी? टू मच रेनफॉल, भाई वो ड्राई है तो रेनफॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है। यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, हम लोग हाइब्रिड सीड्स कर रहे हैं, मतलब नेचुरल नहीं, जो भी आजकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है और इन सब का मेल कर रहे हैं मिला के, तो हाइब्रिड नहीं, उससे क्या होगा? उससे नहीं होगा। या फिर वाटर जो अवेलेबिलिटी वो लो है, लो वाटर अवेलेबिलिटी, हाँ यही तो एक प्रॉब्लम आएगी भाई, ड्राई लैंड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, या फिर फर्टिलाइजर नहीं, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। तो ड्राई लैंड में फार्मिंग का इश्यू क्या है? यही है कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ महानदी, महानदी रिवर की टोटल लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर, या 56 किलोमीटर, 712 किलोमीटर, या 851 किलोमीटर? तो महानदी की जो टोटल लेंथ है वो है 851 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अगर इंडस रिवर की हम लेंथ देखें तो वो रफली है 2900, जिसमें से कुल 1114 इंडिया में है, क्योंकि बाकी हम क्या किसके साथ शेयर करते हैं? पाकिस्तान के साथ भी, और ये तिब्बत वाले पाकिस्तान रीजन्स में भी फ्लो करती है। तो टोटल कितनी है? 2900, और इंडिया में कितनी है? 1114 किलोमीटर। उसके बाद देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर है, सॉरी इंडस इज नॉट 255, इंडस है, नहीं सही है, हाँ इंडस यही है 299, और इंडिया में इतनी है। जबकि ब्रह्मपुत्र कितनी है? 2900 किलोमीटर, और इंडिया में कितनी बहती है? 918 किलोमीटर। उसके बाद गंगा रिवर कितना है? 2525 किलोमीटर, जो कि टोटली इंडिया और बांग्लादेश में ही है, ठीक है। तो महानदी की कितनी है? 851 किलोमीटर। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट डे के जितने भी PYQs रहे उनके बारे में। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।